अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आपको बताएं कि जामिया कराची में हरासमेंट का वाकया पेश आया है। जामिया का तालिब इल्म शहीर अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में जा रहा था कि इसे रोकने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर वाकया शेयर करने पर इंतजामिया हरकत में आई और इंक्वायरी शुरू कर दी है। कार सवार लड़की और लड़के को हिरासत करने का वाकया 5 अक्टूबर की रात 11:30 बजे पेश आया था। कार सवार तालिब इल्म और उसकी दोस्त को हिरासत करने वाले लड़कों की निशानदही कर ली गई। सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मुईज़ के मुताबिक लड़के कम उम्र और जामिया के स्टाफ के बच्चे हैं। नौजवान शहीद ने पुलिस ना ही यूनिवर्सिटी इंतजामिया से कोई शिकायत की। वाकया सोशल मीडिया पर आने के बाद कार्रवाई की गई। नौजवान शहीद के मुताबिक वो रात 11:30 बजे खातून दोस्त को हॉस्टल छोड़कर वापस जा रहा था। 4 मोटरसाइकिल पर सवार नौजवानों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की और बाहर निकलने के लिए आवाज़ें लगाईं, लेकिन शहीद ने कार दौड़ा दी। सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मुईज़ का कहना है मुलव्विस लड़के कम उम्र और स्टाफ के बच्चे हैं। शहीद से उनकी शनाख्त कराई जाएगी। जामिया कराची हरेसमेंट केस के हवाले से पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जामिया की इंतजामिया खुद कर रही है। ताहाल किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, ना ही कोई बयान रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, क्या पेशरफ्त हुई है इसकी तहकीकात में? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रात पुलिस की जब इल्म में बात आई थी तो पुलिस ने इंतजामिया से रब्ता किया था और कराची यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया था, जिस पर पुलिस हुक्काम का कहना है कि जो इंतजामिया है जामिया की वो खुद इस मामले की इंक्वायरी कर रही है और वो पुलिस हुक्काम से भी रब्ते में है। अब तक पुलिस को किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं दी गई और दरख्वास्त मिलती है तो उस पर फौरी अमल और कार्रवाई होगी। इस वाक़े से मुतल्लिक़ भी पुलिस हुक्काम का कहना है कि इंतजामिया ने अब तक नहीं बताया कि अगर किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। जो तालिब इल्म है उससे हवाले से भी पुलिस हुक्काम का कहना है कि इंतजामिया से कहा गया है कि उसका बयान रिकॉर्ड करवाया जाए ताकि जो भी लोग थे जो हरासमेंट कर रहे थे उनकी शनाख्त की जा सके, क्योंकि जो मुतासरा तालिब इल्म है वही इस वाक़े का जो है ऐनी शाहिद भी है। ठीक है, बिल्कुल सऊद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये जामिया कराची में वाकया पेश आया। जामिया कराची में हरेसमेंट का वाकया पेश आया है। जामिया का तालिब इल्म शहीद अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में जा रहा था कि इसे रोकने की कोशिश की गई है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मुईज़ ने। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, बताइएगा इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, क्योंकि आप ही के मुताबिक ये लड़के जो हैं वो कम उम्र हैं और स्टाफ के बच्चे हैं। किस तरीके से आइडेंटिफाई करके आप लोग पूछगछ कर रहे हैं इनसे? आप थोड़ी सी एक वो करें कि बच्चा IBA का स्टूडेंट है, कराची यूनिवर्सिटी जामिया कराची का स्टूडेंट नहीं है। जी तो ठीक है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मेरे जी जी बिल्कुल बिल्कुल। IBA का स्टूडेंट है जी, मजीद क्या और ये वाकया 5 तारीख की रात को हुआ है। ये कल नहीं हुआ और ये 6 को नहीं हुआ, ये 5 तारीख की रात को हुआ है। और हमारे पास कंप्लेन जो आई है वो कल आई है शाम में किसी टाइम, और ये बच्चे ने डायरेक्ट भी नहीं दी, यहाँ पे जामिया कराची के किसी स्टूडेंट को दी थी, उस स्टूडेंट ने लाके हमें दी है। तो हमें जब ये पता चला वाकया तो रात को हमने जो है कल रात को तकरीबन 11:15 बजे के करीब ये जो बच्चे ही हैं, मैं बच्चे ही कहूँगा, इनको सब 18 साल से छोटे हैं और दाढ़ी मूछें भी नहीं आई हुई इनकी, तो ज़्यादातर बच्चों की तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे। तो फिर मैंने रात को शहीद बच्चे से बात की जो कि कंप्लेनेंट है, इसने फेसबुक पे पोस्ट। सर, आप कह रहे हैं कि ये कम उम्र बच्चे हैं, स्टाफ के बच्चे हैं, तो क्या इनका राइट है कि किसी को भी कोई गाड़ी में जा रहा? ही नहीं कर रहा, मेरी बात तो पूरी होने दे। मैं जो बता रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि उनका राइट है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये वाकया, आपने मुझसे डिटेल पूछी, मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको कि वाकया क्या है। तो बच्चे ने बोला कि आइडेंटिफाई, तो रात को मैंने तस्वीरें खींच के, वीडियो खींच के उस बच्चे को भेजी शहीद को। तो शहीद ने 2-3 लड़कों पे शक किया कि ये लड़के, ये बच्चे जो थे ये हैं, ये बच्चे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बुला लिया मैंने, यहाँ पे सारे वो जो लड़के थे वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए। वो बच्चा आ चुका शहीद, और रात को 12 बजे ही हमने सारे थे कि वो आ जाए शहीद, लेकिन रात को जाहिर है 12 बजे टू लेट, तो वो रात को नहीं आया, सुबह आया है और यहाँ पे वो हमारे साथ है बच्चा यहाँ पे शहीद, जो कि मेन कंप्लेनेंट है, और उसने आइडेंटिफाई कर लिया। बाकी अब जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं, हमने पुलिस भी बुला ली है, रेंजर्स भी बुला ली है, और उसके हवाले से जो है फिर उसको आगे डील करेंगे। ये बिल्कुल ही अफसोसनाक वाकया है, शदीद मजम्मत करते हैं, और इसको इंशाल्लाह इस तरह के वाकयात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उसको रोकने के लिए जिस हद तक जिसकी भी जो भी जिम्मेदारान हैं वो सबकी जिम्मेदारी है कि उसको पूरी तरीके से, हर तरीके से रोका जाए। ठीक है मुईज़ साहब, हमने देखा है कि जामिया में अमूमन सिक्योरिटी का जो निज़ाम है बहुत मुनासिब होता है।
अगर दिन के औकात की बात की जाए। लेकिन इसी पोस्ट में हम ये भी देखते हैं कि जो तालिब इल्म हैं या जो भी मुतासरा लोग हैं इसमें, वो ये कहते हैं कि जामिया में बिल्कुल घुप अंधेरा था। तो जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, आप समझते नहीं इस पर भी बड़ा सवालिया निशान पैदा होगा? जी, ये एक्चुअली कुछ आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो मतलब जैसे कोई रोड जा रही है ना, तो कुछ रोड में कोई पॉइंट्स हैं, कुछ गलियां हैं कि जहाँ पे इस वक्त लाइटों का मामला है। और कुछ लाइटों में एक और भी मामला है कि लाइटें अगर जल भी रही हैं तो उसके नीचे दरख्तों की जो वो है ना ग्रोथ, वो इतनी हो गई है कि दरख्तों की ऐसे वो रोशनी जमीन पे नहीं आती है। तो ये वाकया भी उसी एक जगह पे हुआ है जहाँ पे दरख्त भी बहुत थे और रोशनी भी वहाँ पे नहीं थी। और ये बच्चे ने खुद भी बयान दिया है, वो आप उससे बात भी करेंगे तो वो भी बताएगा कि मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर ये जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा है उस वाकये के, तो हमारे गार्ड वहाँ पे ऑलरेडी थे जो कि पेट्रोलिंग पे कर रहे थे। तो हमारे गार्ड जो थे, जो यूनिवर्सिटी की इंटरनल सिक्योरिटी है, दे वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। उन्होंने फौरन रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने जाके भी उनके पीछे भागे। तभी रात को हमें पता चल गया था ये लड़के किस तरफ गए। तो हमने कार्रवाई तो कर ली थी शुरू हमने, लेकिन ये केस की कंप्लेंट जब पूरी डिटेल आई है कल हमारे पास, तो फिर हमने कल इन लड़कों जो भी इसमें वाकये में मुलव्विस बच्चे थे या लड़के कहे, इनको बच्चे कहे आप जो भी, तो वो सारे मोहित साहब, आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई वो इन सिक्योरिटी जो एहलकार है उनकी जानिब से दी गई, या आप जिस तरह कह भी रहे हैं कि फेसबुक पर ये पोस्ट देखी आपने? देखिए, कंप्लेंट बच्चे ने दी है हमें कल। असल में बच्चे ने आईबीए के अंदर विद इन आईबीए कंप्लेंट जमा कराई थी ईमेल के थ्रू, ईमेल के जरिए अपने आईबीए वालों को बताया था। आईबीए के जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं उनका नाम है मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब ने मुझे कल फोन किया था कोई 12-1 बजे के लगभग, मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं याद, कि फला वाकया हुआ है। तो मैं फौरन आईबीए गया हूं और आईबीए में जिस ऑफिसर से ये राब्ता हुआ था कि उन्होंने बताया, तो मैंने उनसे मुलाकात भी की। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे नंबर दें। बहुत शुक्रिया सिक्योरिटी एडवाइजर जामिया कराची डॉक्टर मोईद साहब, इस अहम मामले पर आप अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। चारसद्दा में ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली 2.5 साला बच्ची के वहशी कातिल का ताहाल कुछ पता ना चल सका। पुलिस दरिंदे को पकड़ने में नाकाम है। एजाज खालिद की रिपोर्ट देखिए। एक और बच्ची से ज्यादती, एक और कत्ल, सानिया कसूर अब चारसद्दा में दोहराया गया। 2.5 साल की नन्ही बच्ची की लाश खेत से मिली। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई। बच्ची 6 अक्टूबर को घर से बाहर खेलती हुई लापता हुई थी। लाश घर पहुंची तो कयामत मच गई। जालिमानो द कुसेन उचता का खेटे वाले रदीदे न टूले वाले सिरले वा मखसर टूल तूरू नमू उस तदी हुकूमत ने इंसाफ वाड़ू। 24 घंटे गुजर गए मगर पुलिस मुलजिम का कुछ पता न लगा सकी। तो हुकूमत की जिम्मेवारी है कि हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे। अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो हमें बताएं, ताकि लोग फिर एक घर में अपने घर में रहें, अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। अहले खाना ने मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत से मुतालबा है कि इस बच्ची के साथ इंसाफ की जाए और जालिम को के पर किरदार तक पहुँच जाए और सारे आम उसकी फांसी दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े का नोटिस ले लिया। आईजी को जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। महमूद खान कहते हैं, जिम्मेदार जो भी हों उन्हें निशाने इबरत बनाएंगे। इजाज खालिद, समा, चारसद्दा। आगे बढ़ते हुए सियासी मामलात का जिक्र। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप औरत की हक़ हुक्मरानी के मुखालिफ हैं। अगर मरियम नवाज मुल्क की वज़ीर आज़म बन गई तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? सहाफ़ी के सवाल के जवाब में मौलाना ने क्या कहा और मरियम ने क्या किया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हमने कहा हमारी पार्टी की तरफ से भी तरमीम कबूल कर लें। आपकी क्या तरमीम है? हमने कहा मुसलमान भी होगा और मर्द भी होगा। हमने औरत को कबूल नहीं किया था, हमने बर्दाश्त किया था। औरत के हक के हुक्मरानी से चिढ़ने वाले मौलाना फजलुर रहमान की रायवंड में जाकर मरियम नवाज से मुलाकात। शुक्रगुजार हूँ कि मौलाना साहब ने मेरी दावत कबूल की, आए, खाना खाया, बैठे, बहुत सारी बातें हुई। इशाइये के बाद मीडिया से गुफ्तगू के लिए बाहर तशरीफ लाए तो मुश्किल सवाल हो गया। औरत हुक्मरानी के खिलाफ है, अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? सहाफ़ी के सवाल पर मरियम तो खुश नजर आईं, लेकिन मौलाना मुश्किल में फंसे दिखाई दिए। मौलाना ने सीधे सवाल का टेढ़ा जवाब दिया। ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है।
नाराज ना होना। सवाल मरियम के मफाद का था और बेनिफिशरी भी वही थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने लिहाज किए बगैर कह दिया, मर्द हो या खातून, उसको उसकी अमानत वापस लौटाना, उसके लिए मेरा भी किरदार होगा और उसके लिए मरियम नवाज का भी किरदार होगा। मौलाना के जवाब के बाद मरियम ने सहाफी की तरफ देखकर कहा, ठीक है, खुश है, खुश है। अरे मरियम साहिबा, सहाफी की खुशी क्या और गमी क्या, उसका काम सवाल करना है और उसने सवाल कर दिया। ये सवाल तो आपसे बनता है कि मौलाना के जवाब के बाद आप खुश हैं या नहीं। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज आज़ादी सहाफत पर सवाल उठा रही हैं और जमीयत उलमा इस्लाम सहाफ़ियों के सवाल पर इल्ज़ाम लगा रही है। मुत्तहदा अपोजिशन का ये दो रुखा रवैया खुद एक सवाल है जो मौलाना फजल रहमान के रवैये से सामने आ रहा है। अब इसका जवाब कौन देगा? औरत हुक्मरानी के खिलाफ है, अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर-ए-आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना। मौलाना साहब, ये सवाल एक सवाल का नहीं है, ये सवाल है उस माइंडसेट का जो मीडिया की आज़ादी पर सवालिया निशान बन चुका है। हुकूमती मुआविन शहबाज गिल ने भी आपका इल्जाम ट्वीट कर दिया है। ये सवाल सिर्फ उस सवाल का भी नहीं जो आपसे हुआ, ये सवाल है उस रवैये का जो इन दिनों जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमाओं का है। एयरवेज साहब की बाइकआउट है? जी बिल्कुल, समा से। एयरवेज साहब की बाइकआउट है? जी बिल्कुल, समा से। समा से। सहाफियों का काम है सवाल करना और आपका काम है जवाब देना या जवाब से गुरेज करना। अगर आप सवाल पर सवाल उठाएंगे या सवाल पर ही इल्जाम लगाएंगे तो आज़ादी सहाफत पर सवाल उठाने वालों पर सवाल उठ जाएंगे। एक जानिब मरियम नवाज साहिबा को मीडिया जकड़ा हुआ दिखाई देता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि सब खामोशी इख्तियार करे रखेंगे तो मैं ये समझती हूँ कि मीडिया भी जिस तरह पहले खौफ की जंजीरों में जकड़ा रहा है, मैं उसमें उतना कसूर मीडिया का नहीं कहती, लेकिन अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता सब ये जंजीरें तोड़ रहे हैं। और दूसरी जानिब फजलुर रहमान मीडिया के सवाल पर सवाल उठा रहे हैं। यूँ तो कहने को अपोजिशन वाले मुत्तहिद हैं, मगर मुख्तलिफ बयानिए मुख्तलिफ समत पर जा रहे हैं और मजीद सवाल उठा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान का मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात पर तबसरा। कहा, मौलाना फजलुर रहमान को PDM का सरबराह बनाकर NRO मांगने की कोशिश की जा रही है। मजीद कहा, मौलाना उसूल की नहीं वसूल की सियासत करते हैं। कल बेगम सफदर रहमान साहिबा की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई, लेकिन कितनी दिलचस्प बात है कि वो पार्टियां की जो दावा करती थी कि 2-2 दिन के मार्जिन पे लियाकत बाग, रोची दरवाज़ा और निश्तर पार्क में वो जलसे किया करती थी, आज जो है वो हारे हुए लीडर और 2 से 3 इजला के अंदर वोट बैंक रखने वाले लीडर के मरहूने मिन्नत हो चुकी हैं। और PDM पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट का सरबराह बनाकर अब बेगम सफदर रहमान साहिबा अपने आप को बाहर मफरूर करवाने के लिए ये उम्मीद लगाए बैठी हैं कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब के सर सदके उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। गुजरावाला में PDM की कॉर्नर मीटिंग पर पुलिस का छापा। बगैर इजाज़त प्रोग्राम करने पर साउंड सिस्टम कब्जे में ले लिया। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की गुजरावाला में सियासी सरगर्मियां तेज। हैदरी रोड पर लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की तरफ से बुलाई गई कॉर्नर मीटिंग के दौरान पुलिस ने साउंड सिस्टम कब्जे में ले लिया। नून लीगी क़यादत ने कार्रवाई को इंतकामी करार दे दिया। पुलिस ने छापा मारा और जो वहाँ पूरा लाउड स्पीकर का सिस्टम था उसको उन्होंने उतार कर अपने कब्जे में ले लिया और जो हमारे मेजबान थे उनको गिरफ्तार कर लिया। हमने बगैर माइक्रोफोन ही जो है वो अपनी कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक नून लीग ने बगैर इजाज़त सड़क पर जलसा करने की कोशिश की, जिसे रोका गया। किसी भी सूरत इजाज़त के बगैर जलसा या रैलियां निकालने नहीं दी जाएंगी। रुख करेंगे कराची का, जहां चहलम का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होगा। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर ख़त्म होगा। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं।
मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, चहला में इमाम हुसैन का जो मरकज़ी जुलूस है अब से कुछ देर बाद नश्तर पार्क में मजलिस के बाद बरामद होगा और यहाँ नुमाइश चौरंगी आएगा और उसके बाद यहाँ से जो है जुलूस अपनी मंजिल को जो है गामजन हो जाएगा। जुलूस के रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ से जुलूस अहमद जिन्ना रोड से एम्प्रेस मार्केट, तिब्बत सेंटर, उसके बाद दोबारा अहमद जिन्ना रोड से होता हुआ अपनी मंजिल हुसैनिया ईरानिया खारादर इमाम बारगाह पर जाकर अख्ताम पजीर होगा। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम जिसमें पुलिस और रेंजर्स की नफरी को तैनात किया गया है। 5,500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकारों को जो है तैनात किया गया है। जो बुलंद इमारतें हैं वहाँ पर स्नाइपर्स और इसके साथ साथ तमाम जो रास्ते हैं गुजरगाहें उनको सील रखा गया है। सुराग रज़ा कुत्ते और जो डिस्पोजल स्क्वाड की टीम्स है उनकी मदद से जो रास्ते हैं उनको भी जो है स्वीपिंग का अमल भी जारी रहेगा। रेंजर्स और पुलिस के साथ साथ स्काउट्स और जो दीगर सादा लिबास एहलकार हैं वो भी सिक्योरिटी पर तैनात रहेंगे। यहाँ से जैसे ही जुलूस चलेगा तो पुलिस, रेंजर, उसके बाद स्काउट की जो हसार होगा उसमें जो है इस जुलूस को चलाया जाएगा। अतराफ़ की जितनी भी गुजरगाहों में जो दुकानें थी उनको सील कर दिया गया था। रात गए कंटेनर्स लगा के जो रास्ते थे उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। जी सऊद बिन मुर्तज़ा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोयटा में भी शोहदाए करबला के चेलुम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद हो गया है। इस बारे में मजीद जानते समा के नुमाइंदे नूरुल आरफीन से। जी नूर, अपडेट कीजिए, कोयटा में जुलूस की हिफाजत के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी कोयटा में शोहदाए करबला के चेलम का मरकजी जुलूस बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर दाऊद आगा की क़यादत में अलमदार रोड से बरामद हो गया है, जो ताज मोहम्मद रोड, तोगी रोड और अलमदार रोड से होता हुआ बहश्ते ज़ैनब कब्रिस्तान पहुंचकर अख्ताम पजीर होगा। शहर में जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं। पुलिस और FC के 3,000 से ज़ायद एहलकार तैनात है। इसके अलावा जुलूस की गुजरगाहों को ट्रक और दीगर रुकावटें खड़ी कर सील कर दिया गया है, जबकि जुलूस के आने और जाने वाले रास्तों में दुकानें और तिजारती मराकज़ को भी बंद करवा दिया गया है। CCTV कैमरों की मदद से भी जुलूस की निगरानी की जा रही है, जिसके लिए IG ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। शोहदाए करबला का दूसरा बड़ा जुलूस हज़ारा टाउन से बरामद हुआ है, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ हज़ारा टाउन कब्रिस्तान पहुंचकर अख्ताम पजीर होगा। शहर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मोबाइल सर्विस मुअत्तल। इसके अलावा महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से 3 थानों की हदूद में मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया नूर। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को 15 साल बीत गए, मगर बालाकोट के बाज़ मुतासरीन ऐसे भी हैं जो अब तक कंटेनर्स और टीन की चादरों तले जिंदगी गुजार रहे हैं। मोहम्मद फ़हीम की रिपोर्ट देखिए। हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। 8 अक्टूबर 2005 जमीन की करवट से बालाकोट में तारीख की बड़ी तबाही, 14,000 से जायद अमवात और 70,000 जख्मी। 15 बरस बीत गए, मगर मुतासिरीन के लिए ये वक्त जैसे उल्टे पांव चला हो। ये लोग बहाली की बजाय बदहाली की जानिब जाते रहे। अपना आशियाना गंवाने वाले आज भी कंटेनर और टीन की छत तले जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं 5 साल का था और उस वक्त से लेकर आज तक 15 साल हो गए। हुकूमत ने हमें कुछ हमारे साथ तावन वावन नहीं किया, वो अभी भी शेल्टरों में रह रहे हैं। बालाकोट और गरलाट को माहिरीन ने रेड जोन करार देकर तामीरात पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद 5,200 खानदानों को न्यू बालाकोट सिटी बनाकर आबाद करने का फैसला किया गया। मगर 2014 के बाद न्यू बालाकोट सिटी पर तामीरात का काम रुक गया। मैं हुकूमती नुमाइंदों से और अपनी तमाम इंतज़ामिया से मुल्तमिस हूँ कि हमें सजाब से छुटकारा दिलाया जाए और हमें हमारा हक दिया जाए। टीन की छतों तले सख्त गर्मी और सर्दी की अजियत झेलने वाले ये बेबस लोग बस यही चाहते हैं कि उन्हें जल्द अज जल्द अपने घर मिल जाएं। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। फिरदौस शमीम नकवी का इस्तीफा कबूल न करने का फैसला। PTI कराची के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की वजीर आजम से इस्तीफा मंजूर न करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना के 583 मरीज सामने आए, 9 जान से गए। एक्टिव केसेस 8,015 हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना केसेस अभी इतने नहीं बढ़े, घबराने की नहीं, एहतियात की जरूरत है। नया दिन में गुफ्तगू करते हुए बताया कि फिलहाल माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली ही बेहतरीन है।
ना इलाका बदला ना ही गली। फेडरल बे एरिया ब्लॉक 15 की एक ही गली में लगातार 2 दिन 2 वारदातें। 6 अक्टूबर की रात खातून से लूटमार की कोशिश नाकाम हुई तो मुल्जिमान ने अगले ही रोज उसी मकाम से 2 नौजवानों को असलहे के जोर पर लूट लिया। और अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान से मुकम्मल फौजियों की वापसी का इंदिया दे दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, क्रिसमस तक अफगानिस्तान से बाकी फौज की वापसी हो जाएगी। ज़ल्मे खलील ज़ात कहते हैं, अफगान अब तनाज़े का खात्मा चाहते हैं, तशद्दुद को कम करना होगा। कहते हैं नींद तो सूली पर भी आ जाती है। ये बात मुहावरे की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो सूली पर जाता है हकीकत में उसकी नींदें उड़ चुकी होती हैं। सूली चढ़ाने वाले के भी हाथ काम जाते हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा हमें लेकर जा रहे हैं कराची के सेंट्रल जेल। उनसे जानते हैं कि सजाए मौत के मुजरिम और खुद जल्लाद के क्या तासुरात होते हैं। यूँ तो जेल का नाम ही बुरा है, लेकिन जेल में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े से बड़ा मुजरिम जाते हुए खौफ खाता है। वो मुकाम क्या है, आइए जानते हैं। सेंट्रल जेल को 1899 में अंग्रेज़ों ने बनाया था और जहाँ मुख्तलिफ सेल्स बनाए गए वहीं फांसी घाट भी तैयार किया गया। फांसी घाट को सिर्फ फांसी के लिए खोला जाता है और ये वो जगह है जहाँ बड़े बड़े मुजरिमों के पाँव काम जाते हैं। नाप तोल का हमारे को पर्चा देते कि भाई इसका इतना कद है, इसका इतना वज़न है, इसका इतना गला है, कितना रसा रखना है आप लोगों ने, वो सब उस नाप तोल में होता है। फर्ज करो कि उसका वज़न 40 किलो है तो हम 80 किलो में रसे को चेक करेंगे। बजरी डाल के 80 किलो में चेक करेंगे। चेक करने के बाद आखिरी रात में हम लोग रस्से को फिटफाट करके सब कुछ करें, आखिरी रात उसको मक्खन लगाते हैं हम लोग। 3 दिन लगातार हम लोग रिहर्सल करते हैं इस चीज़ की कि भाई रस्सा एट ए टाइम टूट तो नहीं जाएगा या लाश की बेहरमती तो नहीं होगी। होती है ना घबराहट, कैसे नहीं होती, इंसान की जान लेनी होती है। डर खौफ किसको नहीं होता है, डर तो होता है। डर के बगैर तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। साथ था मेरा हुक्मदार, फिर उसने अपने साथ ले लिया मेरे को। जब कोई फांसी होती थी मुझे वो काम वाम सिखाते थे, उनके साथ भी लगाता रहा। उनका इंतकाल हो गया, उनके बाद फिर मैं लगाता रहा। 15-16 फांसियाँ लगा चुका हूँ। आखिरी फांसी यही लगी हुई है जो बोर्ड पे लिखी हुई है। क्या तासुरात होंगे बेचारे, वो तो हर कदम मौत की तरफ जा रहा है, उसके क्या तासुरात होंगे। उसको तो बचपन से लेके पूरी दुनिया के ख्यालात आते होंगे कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ये किया वो किया वो किया वो किया। उतने में उसका टाइम ही यहाँ तक गुजर जाता है। मास्टर साहब बैठते हैं, वो पूछते हैं उनसे आखिरी ख्वाहिश, उसको केस के बारे में बताते हैं कि भाई आपने अपील की, ये किया, सब आपकी रद्द हो गई, मुद्दइयों ने भी आपको नहीं माफ़ किया, बहरहाल इस केस में आपको फांसी दी जा रही है। फांसी घाट से एक अलग ही खौफ आता है। जराइम पेशा अफराद अगर ना संभलें तो उनके लिए सिर्फ ये एक इबरत है। कैमरामैन सनाउल्लाह डेरी के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। महंगाई की पिसी अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 1 माह के लिए 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। मजीद जानते हैं वहाब कामरान से। जी वहाब कामरान, क्या कहा गया है नोटिफिकेशन में? देखिए जी, नेपरा ने ये समाअत की थी 30 सितंबर को। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने 98 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त की थी जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। ताहम अथॉरिटी ने समाअत के बाद आज जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें 83 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की गई है, जिससे सार्फिन पर रवां माह के बिलों में 10 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। ताहम इस फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा और अथॉरिटी ने आज ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, वहाब कामरान अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। मुल्क में बिजली पर चलने वाले 2 स्ट्रोक रिक्शों और मोटरसाइकिल इंडस्ट्री लगने के साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। दूसरे मरहले में इलेक्ट्रिकल कारें और बसें तैयार की जाएंगी। इस्लामाबाद से देखिए आबिद अली की ये रिपोर्ट। लशपश कार, टिमटिमाते इशारे,
यह है जदीद तरीन सिस्टम के साथ बर्की गाड़ी, जो खुद तो माहौल दोस्ती का निशान है, लेकिन इसमें इंजन या पेट्रोल टंकी का कोई नामो निशान नहीं। बैटरी से चलने वाली इस गाड़ी में यूं तो बिजली दौड़ती है, लेकिन फिलहाल ये खुद दौड़ने के काबिल नहीं। I cannot take it to Lahore या I cannot take it to Peshawar in one go ना। फिर मुझे वापस आना हो तो मुझे at least 6 hours 7 hours चाहिए to get the vehicle charged। मैं ये चाहता हूँ कि यार कम से कम मोटरवेज पे तो आपके चार्जर लगने चाहिए। इस्लामाबाद के वाहिद इलेक्ट्रिक फिलिंग स्टेशन पर ताहाल टैरिफ मुकर्रर नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब इंजन की पावर के हिसाब से गाड़ियों पर टैक्स लेने वाले कस्टम हुक्काम भी तजब्जुब का शिकार हैं कि इंजन से बेनियाज इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स कितना लगाएं। रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट का और ईटीओ का जो एग्जैक्ट लाइजॉन है कि एग्जैक्ट उसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, वो प्रॉपरली वो अभी तक जस्टिफाई या उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे। शुरू में रजिस्ट्रेशन जो है वो 2% पे भी हुई हैं, फिर ईटीओ का अजम्पशन थी कि इसको 4% पे की जाए। बर्की गाड़ियों के लिए फिलहाल मुल्क में हालात साजगार ना सही, लेकिन हुकूमत मुस्तकबिल में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। पॉलिसी का मकसद ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में करें। अभी ये जो बड़ी गाड़ी आ रही है इंपोर्ट हो रही है बाहर से, बहस जो है वो इसी चीज़ पे चल रही है कि ये इंपोर्ट हम अलाउ करें और करें तो कितने अरसे के लिए। अल्टीमेट मकसद हमारा ये है कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो। वजारत मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक इस पॉलिसी के नफाज से सालाना 200 अरब डॉलर का ज़र मुबादला बचाया जा सकेगा। मुल्क में इलेक्ट्रिक फिलिंग स्टेशन की तादाद बढ़ाने और स्टेशन मालकान को टैरिफ में खुसूसी रियायत देने के हवाले से नेपरा से भी बातचीत जारी है। बर्की गाड़ियों की ये पॉलिसी कामयाब होती है ये नहीं, इसके लिए तो अभी एक लंबा सफर बाकी है। अलबत्ता इस पॉलिसी के कामयाब होने की सूरत में जहाँ पर हमें साफ सुथरा माहौल मुयस्सर आएगा, वहीं पर एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला भी बचाया जा सकेगा। कैमरा टीम के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं कि पीएसएल फ्रेंचाइज के मालकान और पीसीबी के दरमियान अहम इजलास जारी है। इस इजलास का एजेंडा क्या है, इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे अली हाशमी से। जी अली हाशमी, अपडेट कीजिए। जी, असल में इजलास जो था वो पहले भी होना था, लेकिन ये मुलतवी हो गया था क्योंकि फ्रेंचाइज का कहना यह था कि माली वसाइल जो हैं वो पीसीबी उनको बराबर तकसीम नहीं करा, जिसकी बिना पर यह फैसला किया गया कि वो कोर्ट में चले जाएं। लेकिन पीसीबी ने उनको मजबूर किया और वो फिर विड्रॉ कर गई तमाम 6 की 6 फ्रेंचाइज। और अब जो है उनके पीसीबी से मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें तमाम तर तफसीलात जो हैं वो तय की जा रही हैं कि किस तरह से पैसों की तकसीम होगी और उनको प्रॉफिट में किस तरह से जो है वो शेयर दिया जाएगा। जबकि कोविड के हवाले से और जो आइंदा 4 मैचेस हैं उस हवाले से भी बात की गई है, और जो आइंदा फ्रेंचाइज हैं उसके फ्रेंचाइज ने जो आइंदा पीएसएल होना है उसके हवाले से भी तफसीलात जो हैं वो तय की जा रही हैं कि किस तरह से इसमें जो प्रॉफिट है उसकी तकसीम की जाएगी। पीसीबी ने उनका शेयर जो है वो बढ़ाने का कह दिया है। ठीक है, पीसीबी ने शेयर बढ़ाने का कह दिया है। अली हाशमी अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार ने अपने ही पेटी भाई को कत्ल कर दिया, दूसरा जख्मी भी हुआ। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। नूर, क्या मामला हुआ, झगड़े की नौइयत के बारे में अब तक क्या पता चल सका? जी देखिए, ये पुलिस एहलकार जो हैं ये G6 के मकामी फ्लैट में रहते थे और इन तीनों के दरमियान जो है वो झगड़ा फ्लैट की मलकियत के ऊपर हुआ है। इससे पहले भी 2-3 बार इनके दरमियान आपस में फायरिंग हुई, झगड़ा हुआ, लेकिन आज सुबह ये वाकया हुआ तो फायरिंग के नतीजे में एक जो पुलिस एहलकार है वो जान बहक हुआ, जबकि दूसरा मामूली तौर पर जख्मी हुआ है। पुलिस इस सारे वाकये की तफ्तीश कर रही है और जान बहक जो एहलकार है उसकी जो डेड बॉडी है वो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया नूरुल अमीन दानिश। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। कराची में चक्की का आटा 60 से 62 रुपए फी किलो हो गया। फाइन आटा 66 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। कराची में दीगर अशिया खुरोनोश की तरह आटे की कीमतों को भी पर लग गए। शहरी कहते हैं तवक्को थी कि चीजें सस्ती होंगी, लेकिन यहाँ तो हर काम ही उल्टा हो रहा है। आटा तो गवर्नमेंट की तरफ से महंगा हो रहा है, सारा गवर्नमेंट की तरफ से कसूबार है और जो लूटा मारी है जो अलग चली है। हर चीज़ महंगी हो रही है। गरीब आदमी जितना खा नहीं रहा ना उतना पिस रहा है। महंगाई तो बहुत हो गई है, गुजारा कैसे करें।
घर भी नहीं चल रहा, इससे तो किराए पे रहते हैं। दुकानदारों को भी कोई नया बहाना ना मिला, वही पुराना आटा पीछे से महंगा मिल रहा है का जुमला फिर दोहरा दिया। आटा जो मिलों से आ रहा है ना, इस टाइम रेट रुक नहीं रहे। आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है, रोजाना रेट बढ़ रहा है। 150 डेली के। तब्दीली सरकार लोगों की जिंदगी में जो रिलीफ लाना चाहती थी वो अब तक नहीं मिल सका, लेकिन महंगाई की शक्ल में आने वाली तब्दीली ने शहरियों को परेशान जरूर कर दिया। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। केज मोड़ पर मनशियात नजरियातिश करने की तकरीब। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से पकड़ी जाने वाली मनशियात को जला दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से। मुजीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, रवा साल अब तक पकड़ी जाने वाली जो मंशियात है उसे कोयटा के इलाके कच्छ मोड़ पर नजर आतिश कर दिया है। ANF की जानिब से ये बताना है कि ये जो मंशियात जिसे आज नजर आतिश कर दिया गया है, ये बलूचिस्तान FC और लिवीज और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके ताउन से जो है वो ANF ने पकड़ी है, जिसे आज नजर आतिश कर दिया गया है। नजर आतिश करने वाली मंशियात की अगर डिटेल बताई जाए तो आलमी मार्केट में बताया जा रहा है कि इसकी कीमत जो है वो 37 करोड़ 8 अरब रुपए है। इसमें जो शामिल मंशियात है जिसमें 180 टन मजमूई तौर पर इसकी क्वांटिटी बताई जा रही है, जिसे आज जो है वो नजरातिश कर दिया गया, जिसमें 8.5 टन हेरोइन, 7.9 टन चर्स, 12 टन अफ्यूम और 17.9 टन मार्फिन समेत जो है वो 59.3 टन लीटर जो बोतलें हैं शराब की और दीगर केमिकल की बोतलें उसे नजरातिश कर दिया गया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया मुजीब। मुल्तान से आपको खबर दे, जहां ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से खातून जाम बहक हो गई। वरसा ने इल्जाम लगाया कि खातून को बेटा पैदा न होने पर कत्ल किया गया। मोहसिन अली की रिपोर्ट। मुल्तान में बेटा न होने पर ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को कत्ल कर दिया। न्यू मुल्तान की रिहायशी रोजीना असलम के लवाकिन ने इल्जाम लगाया कि शोहर ने घर वालों के साथ मिलकर खातून को कत्ल किया। ये बेटा ना होने की वजह से ये उसने ये काम किया। थाना सीतलमाड़ी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ससुर को गिरफ्तार कर लिया। अहले इलाका कहते हैं खातून का शोहर उस पर अक्सर तशद्दुद करता था, जुल्म वगैरह। सर उसने जो इस दफा तो आखिर ही कर दिया, उसका गला दबा कर मर्डर कर दिया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी, जबकि मकतूला के लवाकिन ने इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।